बिहार के फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी बहुत सारी आपने सुनी होगी, लेकिन बिहार में सिर्फ इतिहास ही नहीं, कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं जो इस स्टेट को और स्पेशल बनाती हैं। तो आज पता चलेगा बिहार में क्या क्या है, बिहार में काबा, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे जानने मिलेगा इस चैप्टर नंबर 5 पे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको पता चलेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या है, बिहार में क्या खासियत है। पूछते हैं ना क्या है बिहार में, हम लोग सिर्फ लिट्टी चोखा बता के निकल लेते हैं, लेकिन आज हम लोग और भी चीज़ें बताएंगे क्या है बिहार में। चलिए स्टार्ट करें। ओके, उससे पहले अगर आप बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में है तो ये चैनल आपके लिए है। बिहार बोर्ड में इंग्लिश मीडियम ये पहला यूट्यूब का चैनल है, ठीक है, जो कंप्लीट प्रिपरेशन कराता है आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक। इस चैनल पे अब तक बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, कोर्स सेक्शन पे, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। ओके, और थोड़ा सा सिलेबस बता दें, क्योंकि अगर सिलेबस मालूम नहीं है, तुम्हें रियल बुक मालूम नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं प्रिपरेशन का। हम लोग फॉलो करते हैं SCERT, यानी बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल सिलेबस है, एक एक कतरा कतरा हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, तो हमने पार्ट बी भी स्टार्ट कर दिया है। कल के वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर निपटा चुके थे, सेकंड वीडियोस आएगा, पूरे निपटा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। और हाँ, पढ़ने के बाद बेफिक्र रहो, आप ये चैनल मिला है, आप बेफिक्र रह जाओ, ठीक है। SST के लिए, पूरा इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट के लिए ही आप बेफिक्र रहो, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये दिए गए नंबर है, आप इसे मैसेज कीजिए कि हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, आपका सॉल्यूशन तुरंत किया जाएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 में भी देखो अलग अलग ये है। आपको एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, मिनरल के बारे में पढ़ना है, एनर्जी के बारे में पढ़ना है, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है, पॉपुलेशन, इतनी सारी चीज़ें, ये तो बहुत होगा। नहीं, आप हमारे हिसाब से पढ़ोगे, हो जाएगा जल्दी, ठीक है। स्टार्ट करें। ओके, तो कंटिन्यू करें अपना चैप्टर। आप अपना सिंपल सा एक पेज, ईयरफोन, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिनको नोट्स वगैरह चाहिए इसे मैसेज कीजिए, आपको पूरे साल के लिए नोट्स, क्वेश्चन बैंक के साथ सभी चीज़ें जो इंग्लिश मीडियम के लिए ज़रूरत है आपको 10,000 मिलने के लिए, ये काफ़ी रहेगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस, स्टार्ट करें। छोटी छोटी बस तुम्हें चीज़ें लिखना है, समझना है, अभी का भी याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। पहली बात, कहाँ बात करेंगे हम लोग, एग्रीकल्चर वाला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिहार इज़ एन एग्रीकल्चर डोमिनेटेड स्टेट। आपको मालूम है, हमें मालूम है, क्योंकि हम लोग बिहार में रहते हैं। एक एग्रीकल्चर डोमिनेट स्टेट, कौन सा, बिहार, ठीक है। कोई दिक्कत, आराम से हो जाएगा। हाँ, लगभग 80% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड है, लाइवलीहुड है, जीवन जीने के लिए क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये पॉइंट क्या करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, याद ही रहेगा, 80% डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, ठीक है। ओके, बिहार में किस टाइप की खेती होती है, इंटेंसिव फार्मिंग। ये क्या है, देखो, इंटेंसिव फार्मिंग किसको बोलेंगे, कम लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा लेबर, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, ये सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ना, यूज़ करते हैं ना, इसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग, मतलब कम जगह पे ज़्यादा उपजाऊ, है ना। ओके, देखो हमारे पास भी ज़मीन नहीं है, पहले हुआ करता था, हमने एक कप चाय में बेच दिया सारा ज़मीन, बहुत अमीर हुआ करते थे, इसलिए दीवान है, ठीक है, अब नहीं है। 4 मेन क्रॉप सीजन इन बिहार। बिहार में ना अगर आपसे पूछे नॉर्मली, हमने चैप्टर नंबर 2, एक बात तुम्हें क्लियर बता दो, चैप्टर नंबर 2 एग्रीकल्चर पढ़ा, वहाँ पे चीज़ें पढ़ा, और ये वाली चीज़ अगर तुमको बोले कि कितने मेन क्रॉप्स होते हैं तो वो आप बता दोगे। अगर इन बिहार की बात करें तब इस टॉपिक पे आपको आना है। तो बिहार में बेसिकली 4 सीजनल क्रॉप्स हैं, ठीक है। क्या क्या, ये आपका एक बदाई, अग्नि, राबी एंड गर्मा, ठीक है, ये जिसको मतलब गर्मा बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ओके, अब एक एक करके समझना है, बस तुम ये टॉपिक लिख लो। 4 मेन क्रॉप सीजन होते हैं बिहार में, आपने एक नाम लिखा बदाई। ये जो है कब आपको देखने मिलता है, ये ना, ये टॉपिक थोड़ा सा कम पूछता है, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है। पूछता कौन है, एग्रीकल्चर नंबर चैप्टर नंबर 2 जो है वहाँ से पूछता है। क्या, जायद, खारिफ एंड राबी, 3 जो सीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो ज़्यादा पूछता है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये जो है आपको देखने मिलता है मई से जून। इसको हार्वेस्ट कब करते, काटते कब है, अगस्त से सितंबर में। मेन क्रॉप्स क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में अक्सर पूछता है कि बदाई का क्रॉप्स का एग्जांपल क्या है, जैसे धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मीज़ हो गया, जूट हो गया, और सीजनल वेजिटेबल आपको कब देखने मिलता है, कब हार्वेस्ट करते हैं, क्या मेन क्रॉप्स हैं, बस इतना याद रखना है। आग्नि की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजन होता है बिहार में। आग्नि मतलब आज से समझो कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप सीजन है,
अग्नि से आग याद रख सकते हैं, बट गर्मा भी है तो इसीलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ये आपको मिड जून यानी जून में देखने मिलता है, जैसे मुझे देखने मिला था अगस्त, ठीक है। हार्वेस्ट कब करते हैं? नवंबर से दिसंबर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ज्वार बाजरा, देखो अब यहाँ पे भी धान है, यहाँ पे भी धान है, मतलब राइस है, तो अलग अलग, अब तो देखोगे 12 मंथ धान होता है तो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं ना, तो उस हिसाब से पूछता है अरहर बाजरा, तो कभी उस मौसम में उगाते कभी इस मौसम में भी उगाते हैं ना, ओके। तो वो चीज़ें हैं। राबी इसलिए ज़्यादा पूछता नहीं है, टॉपिक पूछता है वो एग्रीकल्चर वाला। ये कब? अक्टूबर से नवंबर। बिहार, इन बिहार की बात करें, ठीक है। हार्वेस्ट कब करते हैं? अप्रैल में। एग्जाम्पल वीट हो गया, बार्ले हो गया, पल्सेस हो गया, ऑयलसीड हो गया। नाम, काम एंड बैट काफ़ी है। गर्मा की बात करें, आपको गर्मी में देखने मिलेगा, है ना। इस एरिया में गुड इरिगेशन चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, है ना। लो लैंड चाहिए जहाँ पे जो सॉइल है मॉइस्ट है, ठीक है, ओके। देन मेन क्रॉप्स की बात करें, गर्मा, ठीक है, धान, गर्मा धान जो होता है वो, है ना, एक समर वेजिटेबल, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे देखोगे कोई उस सीज़न में मिल रहा है, कोई सीज़न, तो हाँ उस डिफरेंट वेरी करता है, अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ सीड्स होते हैं, है ना। कुछ फ्लड रेसिस्टेंट होता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो इसीलिए उतना टेंशन नहीं लेना है। आपको बस याद रखना कितने मेन सीजन होते हैं, 4, एंड टाइमिंग वगैरह थोड़ा बहुत याद रख लेना, उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन चैप्टर 2 वाला जो है आपके गर्मा, जायद एंड राबी, ये 3 को बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेन फूड क्रॉप्स की बात करेंगे। आप एक सिंपल सा एक टेबल बना लो या एक एक पॉइंट ही लिखना है बस। पहला नंबर में आता है राइस। बस तुम्हें ये याद रखना है, ये क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन बिहार। आपसे पूछेगा डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ बिहार, ठीक है, तो कौन हो जाएगा आपका? राइस। बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ एग्रीकल्चर में हम लोग पूरा इंडिया को लेकर के चल रहे थे, बट बिहार में हम लोग सिर्फ बिहार लेके चलेंगे, है ना, ओके। ये लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है, और लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे पहला नंबर कौन है? वेस्ट चंपारण, सेकंड में रोहतास एंड औरंगाबाद। आपने सिंपल सा राइस लिखा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप यानी वीवीआई क्रॉप लिख दो, ठीक है, ठीक। और आपने कहाँ का रैंक लिख दिया कि WC क्या है? WC का फुल फॉर्म क्या है? बताओ बताओ जल्दी। हाँ, वेस्ट चंपारण, ठीक। एक नंबर वेस्ट चंपारण, दूसरा नंबर रोहतास। और ये तुम्हें रटना नहीं है, बस तुम सीक्वेंस बना के रख लो। जब भी सुबह उठो, मन अच्छा नहीं लग रहा हो, पढ़ने का मन ना हो, तो एक बार ऊपर ऊपर नज़र से देख लो, है ना, ओके। या फिर आपके दोस्त का नाम रख लो। अच्छा, मेरा दोस्त वेस्ट चंपारण से, वो फर्स्ट आता है, रोहतास वाला सेकंड कर गया, औरंगाबाद वाला थर्ड कर गया, किसमें? राइस कंपटीशन में, तो इसे याद रहेगा, ठीक। चलिए वीट की बात करिए, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाइन याद रखना। आपसे फर्स्ट पूछेगा फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स ऑब्जेक्टिव के लिए। टॉप कौन है? रोहतास मामले में, वीट के मामले में, सही। आप बताओ आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, ठीक है, ओके। अब आते हैं मेज़ के बारे में। ये थर्ड मेजर क्रॉप्स, राइस, वीट एंड मेज। राइस के लिए कौन हुआ, वीट के लिए कौन हुआ, देन मेज़ के लिए पूछता है कि थर्ड कौन सा है, सेकंड कौन सा है, एंड फर्स्ट कौन सा है, ठीक है, ओके। कौन है फर्स्ट? खगड़िया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खगड़िया जो ये फर्स्ट नंबर टॉप पे है मेज़ में, ठीक है। समस्तीपुर सेकंड एंड बेगूसराय आपका थर्ड नंबर, ठीक है। अच्छा, वीट में आप एक ही बताएं क्योंकि आपके बुक में एक ही दिया हुआ है ना, ओके। तो हमें बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल में नहीं जाना है, जो बुक में हम लोग उसी को एज इट इज़ लेके चल रहे हैं। ग्रेन्स की बात कर लें, जिसमें अलग अलग ज्वार बाजरा वगैरह आते हैं। ग्रेन्स के मामले में आपके टॉप डिस्ट्रिक्ट बस मधुबनी पहला, मधुबनी पेंटिंग भी फेमस है ना, एंड किशनगंज जो हमारे पास में पड़ता है, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे है, ठीक है। और भी बहुत सारे स्टेटेड है, ठीक है। और भी जैसे कुछ लेंसेड बनाने में, है ना, बहुत सारी चीज़ें, सीसम वगैरह, ग्राउंड नट वगैरह में, उस सब के लिए कौन है? वेस्ट चंपारण है, ठीक है। ऑयल सीड के मामले, अगर आप ऑयल सीड के मामले में वेस्ट चंपारण बोल देना। अगर तुमको नॉर्मली ग्रेन्स के मामले में बोले मधुबनी। बस आपको टॉप रैंक ही याद रखना है। आप नाम लिखो, टॉप रैंक लिखो, नाम लिखो, टॉप रैंक लिखो, है ना, ओके। माइंड मैप टाइप का अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, हालांकि जब हम कराएंगे तो आपको बना के भी देंगे, ठीक है, ओके। अब पल्सेस के मामले में ये PY की में आ चुका है। आपसे पूछेगा कि पल्सेस मेन प्रोड्यूसिंग रीजन कौन सा है? पटना, है ना, याद रखना। सेकंड आपका औरंगाबाद, थर्ड आपका कैमूर। बस नाम याद रखना कि पल्सेस के तो अलग अलग टाइप होते हैं। पल्सेस में देखो बहुत मूंग दाल, है ना, अरहर दाल, बहुत सारे आपने दाल तो पढ़े हैं, ठीक है, ओके। लेकिन आपसे ये पूछता है कि पल्सेस की बात करें, वो मेन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, तो पटना, ठीक है। पी से पल्सेस, पी से पटना, खत्म बात। अब आते हैं कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है, जिसको हम लोग बेचते हैं नॉर्मली। शुगर कैन, देखो शुगर कैन आजकल कितना महंगा चल रहा है, तो फेवरेबल कंडीशन चाहिए, है ना, ओके। लेकिन इसमें क्या पर हेक्टर यील्ड जो होता है वो लो होता है। ये कहाँ पे नॉर्मली मिलता है? नॉर्थ वेस्टर्न बिहार। ये क्वेश्चन तुमसे शुगर केन वाला पूछ सकता है, क्यों?
क्योंकि एग्जामिनर अगर थोड़ा सा रिसेंट माइंडसेट का होगा, तो अभी जैसे चीनी का प्राइस बढ़ रहे हैं एंड इथेनॉल वगैरह बन रहा है, तो एक रिसेंट टॉपिक मिला, बुक में भी ये टॉपिक है, तो पूछ सकता है, ये एग्जामिनर का माइंडसेट रहता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट रहिएगा। तो पहला में बात करें तो वेस्ट चंपारण यहाँ फर्स्ट है, गोपालगंज सेकंड एंड ईस्ट चंपारण। मुझे उम्मीद है जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम ले रहे हैं आप मुझे वहाँ से सुन पा रहे हो, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट पे ज़रूर करना। ठीक है, ओके। तो आपको याद रखना है क्या, शुगर कैन। कौन सा मेन ग्रोइंग रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न, जैसे वेस्ट चंपारण, गोपालगंज एंड ईस्ट चंपारण। ठीक है, ओके, ये आपके टॉप है। बस आपने नाम लिखा, टॉप लिख दिया कि ये टॉप है, ये टॉप है, ये टॉप है, दिस। ठीक है, खत्म रहेगा। आपने एक अगर स्कूल वगैरह गए होंगे, गए तो होंगे ही, तो आपको एक फाइल मैप वगैरह बनाने मिलता है, उसमें दाल चिपकाओगे, दाल कहाँ मिलता है, कॉटन कहाँ मिलता है ना, इंडिया का मैप पे, उसी तरीके से बिहार के मैप में भी आप कर सकते हैं। हालांकि टॉप वगैरह है, तो इसी हिसाब से बस सबको याद रखना कॉमर्शियल में कौन है। बस जूट के मामले में, जूट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। इसके मामले में छोड़ो, इंडिया वाला मतलब जो हम लोग एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पढ़े थे, जूट को किस नाम से जानता है, इसका हार्वेस्टिंग सेशन क्या है, ये दिस दैट, जूट के लिए कौन सा, इसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं, ये सब पॉइंट पढ़े थे ना। और मैंने शायद अगर तुम लोग मेरे स्टेटस वगैरह देखते हो तो मैंने जूट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताया था तुम्हें, है ना, स्टेटस में भी है। तो हर जगह ज्ञान बांटते रहते, तो जुट जाना। चलो, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हाई रेनफॉल होता है, पानी का ही ये चीज़ें हैं, है ना। इससे एक तो बोरी वगैरह बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनता है। बस इसका जो स्टेम होता है उसको हम लोग वुड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा अपने घरों में या गांव वगैरह में, है ना, हम लोग में भी ऑलरेडी यूज़ होता है ये सब चीज़ें। ओके, और ये जो है 8% कॉन्ट्रीब्यूट करता है जूट प्रोडक्शन इंडिया। देखो, बिहार कॉन्ट्रीब्यूट 8% ऑफ टोटल जूट प्रोडक्शन। ठीक है, याद रखना, बिहार कितना कंट्रीब्यूट करता है, 8% जूट प्रोडक्शन इंडिया में। ठीक है, और थर्ड है इंडिया, याद रखना, थर्ड नंबर पे है। ठीक है, इंडिया जूट के मामले में थर्ड नंबर पे है, किसके बाद, वेस्ट बंगाल एंड आसाम के बाद। ठीक है, ओके, इस बात को याद रखोगे। ठीक है, चलिए, अब तुम कुछ लोग तो पक्का मुझे यही सोच रहे हैं कि आप इंडिया क्यों बोले, वेस्ट बंगाल आसाम भी तो इंडिया में आता है, समझ यही सोच रहे हो, है ना, सोच रहे थे ना, बिहार के बारे में बात हो रहा है। तो इंडिया में थर्ड नंबर आपका है कौन, आपका बिहार। ठीक है, जूट के मामले में फर्स्ट वेस्ट बंगाल एंड सेकंड आपका आसाम। पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल, सेकंड आसाम, थर्ड बिहार। क्लियर है, अब तो सोच रहे तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, ओके। देन तंबाकू, है ना, कंपट खाएगा नहीं, ठीक, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। तो बात करें तंबाकू प्रोडक्शन, बिहार का रैंक कितना है, रैंक, ठीक है, ये 6th रैंक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है PYQ के लिए कि तंबाकू मोस्टली कहाँ पे उगाया जाता है, ये सूटेबल कंडीशन है, तो दीरा रीजन ऑफ गंगा रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ में पूछ चुका है कि तंबाकू प्रोडक्शन बिहार में कहाँ होता है, तो दीरा रीजन को। चले मत जाना, दिख गया तो बताएंगे। चले, अब आते हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स के मामले में। बस आपको याद रखना है, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसका नाम याद नहीं करना है, लेकिन तुमको याद रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेबल कौन है, आलू, जो सबके साथ से फिट हो जाता है ना, तो पोटैटो। ठीक है, ओके, आपको चीज़ें बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले चिलीज़ की बात कर लेते हैं। चिली, है ना, मिर्ची, है ना, ये कहाँ पे लार्ज स्केल में पाया जाता है, गंगा दियारा रीजन। ये पॉइंट बस याद रखो, बस पॉइंट ही याद रखना है इस सब्जेक्ट में, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम याद रखो कि फ्रूट में जैसे मैंगो, लीची, गुआवा आपने पढ़ा है, सब चीज़ें पढ़ा है। ओके, मैंगो कहाँ का फेमस है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया एंड दरभंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बस याद रख लेना। जैसे लीची वाला बहुत पूछता है कि लीची कहाँ का फेमस है, तो वैशाली एंड मुजफ्फरपुर, फर्स्ट में मुजफ्फरपुर देन वैशाली। हर साल हमें देखने को मिलता है, खाने को मिलता है मुजफ्फरपुर पे, क्योंकि मेरे मामा का ससुराल है ना, तो वहाँ से आता है चीज़ें। ठीक है, चलो, तो याद रखना, जो भी मुजफ्फरपुर से है कभी कभी भिजवा दिया करना। ठीक है, चलो, ये वैशाली याद रखना, ये PYQ में आ चुका है कि लीची कहाँ का मोस्ट फेमस है, तो मुजफ्फरपुर वाला लीची एंड वैशाली सेकंड में। मैंगो कहाँ का, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया एंड दरभंगा। ठीक है, ओके, एक मेरे घर पे भी था, बट क्या करें, उसको शहीद करना पड़ गया, क्योंकि वो उसका तबीयत ख़राब हो गया था। आपको कैसे पता, दिख रहा था। चलो, अब आते हैं वेजिटेबल के मामले में। पॉइंट है, जहाँ टिक कर रहे मतलब बस उतना तुम याद कर लो या लिख लो, बस सिंपल सा एक पॉइंट। बिहार जो ये थर्ड लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट है कंट्री में। आपसे पूछेगा बिहार कितने नंबर पे है, थर्ड। अगर तुम SCRT पढ़ने जाओगे ना तो बौखला जाओगे, क्योंकि इतने सारी चीज़ें हैं, उसमें से छोटी छोटी चीज़ें खोज के लेके आना, है ना, ये सब करना पड़ता है आप सबके लिए, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। तो इसी बात पे कमेंट कर देना, ठीक है, चलो, और लाइक भी, और सब्सक्राइब भी, शेयर भी, चलो, ठीक है, प्रमोशन हमसे कोई सीखे। थर्ड लार्जेस्ट याद रखना। ओके, बिहार में ग्रेटेस्ट
गुआवा एंड लीची प्रोडक्शन है बिहार, ठीक है। गुआवा लीची के लिए बहुत फेमस है बिहार, इस बात को भी याद रख सकते हैं। ये पीवाईक्यू में आ चुका है, ये वाला पीवाईक्यू में आ चुका है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अपकमिंग एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फेमस चीज़ है। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है बिहार में। अच्छा, ये चीज़ें मैं तुम्हें अभी ट्रिक बता देता हूँ, क्या तुम लोग कितना रटोगे। हम लोग उस पर उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं कि 10-100 एक ही चीज़ को। मेरा मानना है कि तुम एक आंसर को तुम दो दो जगह इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ा नहीं पढ़ा तुमने, तुम्हारी गलती है, ठीक है। हमने वहाँ बात किया था इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर का। वही क्वेश्चन अगर तुम सब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पूछते तुम आंसर दूसरा लिखने बैठ जाते हो। जनरली लोग यही करते हैं, है ना। लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप इंडिया की जगह वो सब बिहार में फिट कर दो। सेम तो प्रॉब्लम होता है, सॉइल इरोजन है, फर्टिलिटी नहीं है, कम है फर्टिलिटी, फ्लड के कारण, हैवी रेनफॉल के कारण, सब जगह इंडिया में भी तो है। तो वहीं जहाँ आपने इंडिया वाला याद किया था, कॉपी पेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पुअर क्वालिटी ऑफ सीड, हम लोग पुअर क्वालिटी वाले सीड इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल लैंड होल्डिंग सिस्टम, छोटे छोटे ज़मीन होते हैं तो प्रोडक्शन अपने घर बराबर होता है, ठीक है, ओके। हम लोग बहुत पुराने वाले ख्यालात वाले, मतलब कंजर्वेटिव फार्मिंग करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि ऊपर वाले पे डिपेंड करते हैं, मतलब किस मामले पे। जैसे अभी मशीन से वो फिर भी वेट करेंगे कि नहीं नहीं हम बारिश का ही वेट करेंगे, बारिश ना हो तो, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा ये मतलब होता है ना, डिपेंड कर जाता है ट्रेडिशन पे, साइंस से ज़्यादा, कि नहीं नहीं ऊपर वाला दे, अच्छी बात है, देगा तो ज़रूर देगा, है ना। लेकिन आपके पास सभी सब चीज़ें हैं, मशीन से आ गया तो आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, ओके। कुछ लोग जैसे अभी ट्रैक्टर है तो वो हल चला सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको खुद ही करना है, ठीक है, पूरा खेत खुद ही करना है, होता है ना, वो उससे फावड़ा या जो भी चीज़ कुदाली वगैरह से करना है। तो वो चीज़ कंजर्वेटिव फार्मिंग प्रैक्टिस के कारण ही प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके। चलिए, इरिगेशन प्रॉब्लम, हम लोग मानसून पे डिपेंड होता है। अच्छा, मानसून आएगा फिर पानी जमा होगा फिर कर लेंगे, अगर जब नहीं होता तो दिक्कत, ठीक, ओके। फ्लड, मेजर रिवर, है ना, डाइवर्ट हो जाता है, या फिर फ्लड हर साल आता है। अभी हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़े थे, तो क्या करता है, क्रॉप्स को डैमेज करता है। बहुत बार तो दूसरा बार लगाना पड़ा था, जैसे रिसेंट ईयर में हमारा खेत डूब चुका था, तो वापस से जितना डूब चुका था उसको जब पानी ख़त्म हुआ देन फिर वापस लगाया गया, तो टाइम टेन्योर थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, प्राइस उसके मुकाबले बहुत कम मिला। हम लोग भी एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं, है ना, खेती बाड़ी वाले घर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलो, अब आते हैं वाटर रिसोर्सेस। हमने ये वाला टॉपिक क्लियर किया, बस आपको इतना ही चीज़ याद रखना है। हमने बात कर लिया किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा वाटर के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग फॉरेस्ट की तरफ आ जाएंगे। वाटर रिसोर्सेज में कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें बस याद रखना, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दो सोर्सेस आपसे पूछता है कि सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है। हमने पढ़ा था इससे वाले चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा था ना, ग्राउंड वाटर, टैप वाटर, बहुत सारी चीज़ें, ओशियन पढ़ा था, हाँ। तो इसी तरीके से एक सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर रिवर हो गया, रिजर्वर हो गया, पाउंड हो गया। ग्राउंड वाटर जैसे हम लोग ट्यूबवेल हो गया, है ना, वेल हो गया, स्प्रिंग हो गया, हैंडपम्प वगैरह इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड वाटर के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए। दो टाइप, मेन सोर्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। 95% वाटर रिसोर्सेज हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन के लिए, है ना, ओके। और कनाल्स जो है मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन है, लगभग 40.63% डाटा आता है, ठीक है। ये डाटा नहीं आया, लेकिन डाटा अक्सर, जैसे अगर सेशन की हो गया मॉक टेस्ट तो देखें तो SCRT वाला डाटा आता है, तो गूगल से करने मत बैठना, ठीक है, ठीक, ओके। इसको थोड़ा बहुत याद रख सकते हो, उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना याद रख सकते हो 95% जो होता है इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है चीज़ें, यहाँ तुमको थोड़ा सा दिमाग में रखना, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, श्योर मतलब श्योर, लिख के रख लो कहीं पे माथे पे। इंपॉर्टेंट कनाल्स, हमने कनाल्स के बारे में पढ़ा जो इरिगेशन वगैरह के लिए हेल्पफुल होता है। हम लोग अभी थोड़ा सा इंडिपेंडेंस से पहले की बात करेंगे, है ना। तो 3 इंपॉर्टेंट कनाल्स थे। सोन कनाल, ये फर्स्ट मॉडर्न कनाल थे, दिल्ली में बनाया गया था इन 1874। इंपॉर्टेंट है, डेट के साथ याद रख लो कि फर्स्ट मॉडर्न कनाल सोन कनाल, ठीक, याद रहेगा, याद कर लेना। सारण कनाल कहाँ पे, गोपालगंज में, कब बना था, 1880, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक चीज़ें इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी कनाल कहाँ पे, ये वेस्ट चंपारण में है, कब बनाया था, 1903। लेंथ कितना है, ये भी कभी कभी अगर बहुत डेप्थ में, जैसे सिरसासुरी जो रोड बनाए थे कितना लेंथ था, इस हिसाब से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर एग्जामिनर का माइंडसेट थोड़ा इधर उधर हुआ ना तो ये पूछ लेगा, ठीक है, ओके। ये तो प्री इंडिपेंडेंट थे या बिफोर इंडिपेंडेंट की बात करें, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद बना कोसी कनाल, ठीक है, कहाँ पे, हनुमान नगर, इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास है।
इंपॉर्टेंट है कोसी कनाल, दो ईस्टर्न कोसी एंड वेस्टर्न कोसी, कितना ईस्टर्न कोसी 44 किलोमीटर एंड वेस्टर्न कोसी 115 किलोमीटर। देन आते हैं गंडक कनाल, पूछा है बहुत बार कहाँ बना है ये, बागमती या सॉरी वाल्मीकि नगर है ना, वाल्मीकि नगर, ठीक है, बनाया गया, कितना हाइट है 760 मीटर, कितना लेंथ है 743 किलोमीटर, ठीक है। तो ये लेंथ हाइट थोड़ा बहुत आपको नज़र में रखना है, हालांकि ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, हम इसको आपको डिकोड में भी लिखा देंगे, कितना तुम लोग नोट्स पढ़ोगे, नोट्स पढ़ पाओगे एग्जाम टाइम में, नहीं पढ़ पाओगे, तो हम लोग करेंगे डिकोड, है ना। और उस डिकोड के लिए तुम्हें चाहिए क्या, क्या चाहिए तुम्हें, ये चाहिए आपको क्वेश्चन बैंक, इसमें सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, प्री बोर्ड, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, हर एक चीज़ है विद सॉल्यूशन। सबसे बेस्ट पार्ट है, अगर तुमको चीज़ें जल्दी याद हो जाता है तो इस बुक से तुम सब्जेक्टिव याद करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम में तो यहीं से आएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव हाँ जी बिल्कुल यहीं आएगा, मोर देन 85%, लेकिन ढंग होना चाहिए, इतना नहीं पूरे रटे जा रहे हैं हम, ये नहीं बोल रहे कि आप पूरा किताब रटो, नहीं, आप डिकोड कर लोगे, सब्जेक्टिव तो याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिनके पास आप थोड़ा थोड़ा सब्जेक्टिव भी कैसे, आप पहले देख लोगे, लेक्चर देखा हमने, बताया ये चैप्टर में आ चुका है क्वेश्चन, आप देखोगे अच्छा पीवाईक्यू में कितना आया, देख लेते हैं, आपके अंदर माइंड सेट हो गया कि ये चैप्टर में इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी रिविजन करोगे तो जो पूछ चुका उसको थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दे देना, ठीक है, ओके। हालांकि इसमें सैम्पल पेपर एंड सेंटर पेपर है, पीवाईक्यू तो हम करने ही नहीं बोल रहे, बस इतना ही कर लो एटलीस्ट, ठीक है, इतना कर लो काफ़ी रहेगा। और ये सब चीज़ें आपको फ्री मिल रहा है क्रैकर बैच के साथ, नंबर आपको दिया गया, ज्वाइन कर लो, अभी भी टाइम है, ठीक है, मौका है आपके पास, और आप इसको गंवा रहे हैं, ठीक है, ओके। मानते हैं हमारे पास बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, टेलीविज़न नहीं है, दीज दैट, प्रमोशन के लिए अलग अलग चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ बहुत यूज़फुल है, पिछले 3-4 सालों से हम लोग यही काम करते आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ायदा मिला है, और यकीन मान लिया, अगर हम थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए, बैच बाद में आपको लेना बाद में लीजिए, बट वीडियोज़ देख लीजिए, आपको हेल्पफुल ज़रूर रहेगा, एग्जाम में आपको बाद में आके ज़रूर बताओगे, ये फीडबैक देख लीजिए चैनल का। आ जाओ, गंडक कनाल वाल्मीकि नगर पूछ देगा कहाँ बना है, बस इतना, ठीक है। हाइट वाइट अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछना चाहे, टफ बनाना तब पूछेगा। अब आते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, इरिगेशन सोर्सेस के बारे में, ठीक है, ओके। जो आपसे पूछता है कि क्या क्या सोर्सेस हम लोग इरिगेशन पानी वगैरह पटा सकते हैं, तो नॉर्मली ट्यूबवेल की बात करें, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कनाल सबसे पहला नंबर पे यहाँ से इरिगेशन के लिए, सेकंड नंबर पे ट्यूबवेल, थर्ड में आपका वेल, ठीक है, ओके। अब हम लोग हैंडपम्प वगैरह से इस्तेमाल करने लगे, उससे पहले तो आपका पाउंड्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, है ना, ये परसेंटेज है, लेकिन 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 आपसे पूछता है कि इरिगेशन के मामले में कौन फर्स्ट है एंड सेकेंड है, तो याद रखना कि मधुबनी जो है ये फर्स्ट है, सेकेंड जो है नालंदा, ठीक है, ओके। फिर अदर सोर्सेज भी आजकल लैक आ गया, आर्टिफिशियल पाउंड आ गया, स्मॉल डैम्स वगैरह बनने लगे, तो पूरे इरिगेशन मामले में कौन फर्स्ट है बिहार में, तो मधुबनी, क्लियर है, ओके। अब हम लोग कुछ बिहार के रिवर वैली प्रोजेक्ट, हमने ऑलरेडी बात किए थे रिसोर्सेज वाले चैप्टर में भी, बट यहाँ पे थोड़ा सा हमको पढ़ना है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। कुछ रिवर वैली प्रोजेक्ट, तो देखो ये किस लिए डेवलप किया गया, इरिगेशन के लिए, पानी वगैरह खेत में के लिए हो जाएगा, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे, मल्टी बेसिकली ये क्या मल्टी, बोलो 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 क्या बोल सकते हैं इसको, मल्टी बोल गया खुद, मल्टी 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 मल्टी, अरे यार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, सॉरी, है ना, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, इससे हम लोग खाना पीना, फिशरीज, नेविगेशन अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लड वगैरह कंट्रोल करने के लिए भी कर सकते हैं चीज़ें। तो कुछ मेजर प्रोजेक्ट हैं, पहला सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट, ओल्डेस्ट, याद रखना सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट ओल्डेस्ट, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर, कब स्टार्ट हुआ 1874 में। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितना लेंथ है 130 किलोमीटर, इंपॉर्टेंट है, किसने डेवलप किया, इंग्लिश ने यानी ब्रिटिश ने। आपके 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मुबारक हो ये 4 का 4 पूछ चुका है, ठीक है, ओके। सोन वैली प्रोजेक्ट को, सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट को राइस बोला, बिहार बोला जाता है, और एक कॉन्ग्रेचुलेशन 5, यानी ये आपका 5 जो है, यहीं से 5 क्वेश्चंस बने हैं अलग अलग, तो तुम्हें एक जगह मिल रहा है, ना कि 80 क्वेश्चन डेली डेली आके हम रटाएंगे, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं, अगर आप डिकोड मतलब सॉरी नोट्स कर लेते हो, मतलब वीडियो क्लासेस कर लेते हो, नोट्स मत बनाओ, हम नहीं बोले तुम बनाओ, यही PDF आप पढ़ लेना बस, ठीक है। उसके बाद डिकोड जब कराएंगे तो मैं माइंड में रहेगा, अच्छा हाँ ये तो बताए थे, ये तो बताए थे, वही करना है हमें, ठीक है, ओके। दूसरा आता है गंडक रिवर प्रोजेक्ट, गंडक रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। ये बेसिकली यूपी एंड बिहार और नेपाल को ज्वाइंट करता है, अच्छा ठीक है। ये बेसिकली इरिगेशन प्रोवाइड करता है कहाँ, गोपालगंज, सारण, सिवान, एटलीस्ट 3 जगह याद रखना काफ़ी रहेगा, ठीक है, ओके। ये कुछ सप्लाई करता है वाटर नेपाल को भी। तो पूछते हैं गंडक रिवर वैली प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, यूपी बिहार नेपाल तक जाता है, कहाँ का इरिगेशन प्रोवाइड करता है, गोपालगंज, सारण, नेपाल, सिवान, एटलीस्ट 3 नाम याद रखोगे काफ़ी रहेगा। कोसी रिवर वैली प्रोजेक्ट प्लान कब किया गया था, प्लान कब 1896, स्टार्ट कब किया गया 1955, क्या था
स्टॉप रिवर शिफ्टिंग, है ना, पर्पस था डैम फ्लड से बचाने का, इरिगेशन इंप्रूव करने का, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, फिशरीज का, नेविगेशन नाव वगैरह के लिए। तो डेट इंपॉर्टेंट है, कोसी रिवर वैली प्रोजेक्ट, कोसी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, दुर्गावती हो गया, है ना, चंदन हो गया, बागमती हो गया, बर्नर हो गया, ये सब अलग अलग प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपके बिहार में। क्लियर है, कोई दिक्कत? आपकी बुक में इतना ही नाम था, बाकी इनका नाम था, तो पूछ देगा इनमें से कौन सा है, तो अगर इनमें से भी रहा तो ये भी बिहार के अंदर ही है, इतना ही पूछेगा। क्लियर है? अब आते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेस। हमने फॉरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ा था ना, पढ़ा था कि नहीं रिसोर्सेस में, हाँ। तो अब बिहार वाले मामले में आते हैं। देखो, जब झारखंड से हम लोग अलग हुए, अब ये बताओ झारखंड से कब अलग हुए, कमेंट करो क्योंकि पढ़ा चुके हैं। जब हम लोग झारखंड जो सेपरेट हुए तो हम लोग ने बहुत कुछ खोया, क्या, टाटा आयरन स्टील भी खोया, मतलब स्टील वगैरह भी खोया, और हमने बहुत अच्छे खासे फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी खोए, है ना। ओके, अगर बात करें करंटली ओनली 76.87% एरिया अंडर द फॉरेस्ट, ठीक है। नेशनल टारगेट 33% था, ठीक है। टोटल स्क्वायर किलोमीटर कभी कभी पूछ देता है, डेंसिटी, इतना सब चीज़ें, है ना। ओके, बिहार के पास कितना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ओनली 6.87, ठीक है, बिहार का फॉरेस्ट, ठीक। ओके, इस बात को याद रखना। बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल बिलीफ कस्टम हेल्प करता है कंजर्व ट्री एंड एनिमल। जो हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ्स है, कस्टम है, ये हेल्प करता है हम लोग किसी को, पेड़ को कंजर्व करते हैं, एनिमल को, है ना। जैसे वर्शिप करते हैं बहुत सारे, जैसे बनियान ट्री को वर्शिप किया जाता है, पीपल को, आंवला को, तुलसी को, है ना। ओके, बहुत सारे प्लांट है ना, उनके भी उनका वर्शिप किया जाता है। ओके, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग बिलीफ रखते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि प्लांट बच जाते हैं, ठीक है, कुछ एनिमल बच जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक। ओके, अब आते हैं फॉरेस्ट। हमने इंडिया वाले टॉपिक में पढ़ा, अलग अलग कैटेगरी, 5 कैटेगरी के हमने पढ़े थे डेंसिटी के मामले में, ठीक है। कंजर्वेशन के मामले में 3 पढ़े थे। लेकिन बिहार की बात करें तो 2 हिस्से में डिवाइडेड है। क्या है? एक मॉइस्ट डेसिडियस, एक ड्राई डेसिडियस। सिंपल सा, आपसे पूछेगा कि बिहार में, अगर बिहार लिखा रहा तब, ठीक है, वरना कुछ नहीं करना, वरना वो या तो डेंसिटी के मामले में या कंजर्वेशन के मामले में। मोस्ट मॉइस्ट डेसिडियस में क्या होता है, किस रीजन में पाया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो, ठीक है। ओके, ये जो ट्री शेडेड होंगे, जो लीव्स होंगे शॉर्ट होंगे, और जो ये शॉर्ट ड्यूरिंग पीरियड में पाए जाते हैं ड्राई सीजन में, ठीक है। ये कहाँ देखने मिलते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू में या सदर्न साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मेजर ट्रीज है मोस्ट डेसिडियस का, जैसे साल हो गया, बम्बू हो गया, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। ड्राई डेसिडियस की बात करें जहाँ पे ड्राई मतलब सूखा, जहाँ पे जो आपके रेनफॉल है वो क्या कम होंगे। और ये जो ड्राई डेसिडियस है बेसिकली नदर्न वेस्टर्न बिहार में और प्लेन में पाया जाता है, ठीक है। ओके, सीमल, नीम वगैरह, महुआ वगैरह इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बस मेजर ट्रीज कितने टाइप के होते हैं, किस रीजन में पाया जाता है, काफ़ी। ये बुलेट पॉइंट है, डायरेक्ट याद रखो कि बिहार में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, एक नेशनल पार्क है। ये ऑब्जेक्टिव पीवाई में आ चुका है। इंडिया में कितने हैं, यूएनओ वगैरह रिलेटेड जो भी टॉपिक पढ़ा है ना, उसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय गांधी बोटैनिकल पार्क या बायोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पे है आपका, पटना में, पूछता है पीवाईक्यू में, ठीक है। ओके, कवर लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, बेगूसराय, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सलीम अली ने इनको हेवन ऑफ बर्ड्स कहा, ठीक है। ओके, और एक खुशवद स्थान है, ये कहाँ है, दरभंगा में। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि बिहार में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कितने नेशनल पार्क है, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, पटना में है, कवर लेक कहाँ सिचुएटेड है। ये 2 क्वेश्चन ना रिपीटेडली मतलब आते रहते हैं, ठीक है। ये नहीं पूछे तो वो पूछे, यही वाली चीज़ है। ओके, द फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ऑफ बिहार किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनको बचाने के लिए, है ना। और बहुत सारे एनजीओज वगैरह भी है इस चीज़ को यानी सपोर्ट करते हैं बचाने के लिए, किसको, फॉरेस्ट को, एनवायरनमेंट को, हम लोग भी करते हैं, है ना। ओके, चलिए अब आते हैं मिनरल्स वाला टॉपिक में। मिनरल्स वाला जैसे बिहार से इंडिया वाला पढ़े थे उसी हिसाब से बस आपको चीज़ें याद रखना है। मिनरल्स की बात करें तो अगर मिनरल्स रहेगा कोई भी जगह में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो यूज़फुल होगा। पहले जैसे झारखंड से जब हम लोग अलग नहीं हुए थे तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्सेज वगैरह था, तब हम लोग भी अमीर हुआ करते थे। लेकिन अभी हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि झारखंड तो अलग हो गया, है ना। ओके, यहाँ पे अभी क्या बचा, लाइमस्टोन पायराइट, ये जो है सफिशिएंट क्वालिटी में या क्वांटिटी में पाया जाता है बिहार में। पूछता है बिहार में क्या सफिशिएंट में पाया जाता है, तो लाइमस्टोन पायराइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात कर लेते हैं, है ना।
मिनरल जो होता है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूजफुल होता है। जब हम लोग झारखंड से अलग हो गए तब बिहार बिकम पुअर, किस मामले में, मिनरल्स के मामले में। नाउ अभी जो है लेस देन 1% टोटल मिनरल रिजर्व है, कहाँ पे, इन इंडिया, बिहार की बात कर रहे हैं, है ना, ओके, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा है, मतलब इंडिया में बिहार की बात कर रहा है, ठीक है, ओके। क्या पाया जाता है, लाइमस्टोन पाइराइट, ठीक है, कुछ कुछ जगह में बॉक्साइट, है ना, अलग अलग फेल्सफर, मैग्नेटाइट वगैरह पाए जाते हैं, है ना, ओके। 2005 से 2006 के बीच में बिहार अर्न किया 96.38 करोड़, किससे, मिनरल वेल्थ से, ठीक है। ये डाटा अगर पूछना चाहे तो ये मेंशन ज़रूर करेगा और यहीं ही रहेगा, ऐसा नहीं 26-27 का पूछेगा, ठीक है, ओके। ये जो पॉइंट है तुमको इसमें से क्या याद रखना, यही पॉइंट याद रखो, ये तो रिपीट हो गया तो वही बात, और ये चीज़ें काफ़ी रहेगा। अब तुम्हें बस याद क्या क्या रखना है, मेटालिक मिनरल, हमने मेटालिक नॉन मेटालिक के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि बिहार में तो अलग हो जाएगा, है ना। मेटालिक मिनरल की बात करें, जैसे बॉक्साइट, बॉक्साइट कितना मेट्रिक टन रिजर्व है, रिजर्व छोड़ो, बट आपको इतना याद रखना कि बॉक्साइट बिहार में कहाँ पाया जाता है, गया, जमुई, बांका, आपने बस नाम याद रखना है। वैसे इंडिया के मामले में, है ना, आपको रैंक याद रखना है कि कौन सा स्टेट, मतलब रैंक वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोड्यूसर रिजर्व के मामले में बिहार में आपको इतना याद रखना है कहाँ पाया जाता है। मैग्नेटाइट कहाँ पे, हाईली रीजन ऑफ, सॉरी, हिली रीजन ऑफ बिहार में पाया जाता है। गोल्ड कहाँ पाया जाता है, कॉमर्शियली जो है वो प्रोड्यूस नहीं है, उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ साउथ बिहार रिवर में बेसिकली उस रीजन में पाया जाता है, ठीक है, ओके। नॉन मेटालिक में वैसे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कहाँ पे, कैमूर, रोहतास में मिलता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, कितने परसेंट, 76%, सब चीज़ें बता रखें, ओके। मीका ये कहाँ पे, नवादा, जमुई, बांका, ये झारखंड जो एरिया है वहाँ पे मिलता है। डोलोमाइट कहाँ मिलता है, डोलोमाइट आपका कैमूर, रोहतास, बस आपको मिनरल कहाँ मिलता है, बस इतना ही। आप एक काम करोगे, एक लिस्ट बना करके ChatGPT में अपलोड कर दोगे, आपको एक समरी टाइप का मतलब बॉक्स बना करके दे देगा, या फिर आप मुझे बोलोगे मैं ही बना के दे दूंगा, ठीक है। सिलिका सेंड मुंगेर में मिलता है। रिजर्व अगर चाहो तो याद रख सकते हो, वरना बस डिस्ट्रिक्ट की मेंशन याद रखना। पायराइट की बात करें, ये आपका रोहतास, कैमूर में मिलता है, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, जैसे सल्फर मिलता है, फर्टिलाइजर वगैरह में इस्तेमाल करता है। अच्छा, एक फर्टिलाइजर सिंदरी, ठीक है, एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री है सिंदरी में, ये भी ऑब्जेक्ट में पूछते हैं, है ना। उस तरीके से कॉटाज की बात करें, नवादा, गया, मुंगेर, बांका डिस्ट्रिक्ट में ये मिलता है। फेल्सफर कहाँ मिलता है, साउथ बिहार मिलता है। चीनी क्ले जो है ये आपके भागलपुर, मुंगेर, बांका मिलता है, ठीक है। स्लेट कहाँ मिलता है, लखीसराय, मुंगेर, बांका, बस आपको डिस्ट्रिक्ट और क्या मिल रहा है वही याद रखना है, ठीक है, ओके। देन बात करें एटॉमिक मिनरल्स के बारे में, ठीक है, तो ऑल्सो इसको किसके नाम से, ग्रेफाइट को, क्योंकि ब्लू, लीड, पेल्बो ये सब आता है, कहाँ मिलते हैं, मुंगेर एंड रोहतास, ठीक है। रिफैक्ट्री इंडस्ट्रीज में, ग्लास वगैरह में, पेंसिल्स वगैरह में, बहुत सारी जगह में इस्तेमाल होते हैं। फ्यूल मिनरल जैसे ऑयल वगैरह हो गया, है ना, कहाँ मिलता है, पॉसिबिलिटीज़ बिहार में, गंगा बेसिन में, है ना, वहाँ पे मिलता है, ठीक है। कुछ फॉरेन कंपनीज अभी भी काम कर रहे हैं दरभंगा, चंपारण रीजन में फ्यूल मिनरल्स के लिए, है ना, ओके, ठीक, ओके। आपसे कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, ये तो ऑलरेडी किसके लिए फेमस है, रोहतास, ठीक है। अजमोर हिल जो है ये, सॉरी, अमजोर हिल जो है ये रोहतास में, ये किसके लिए फेमस है, पाइराइट के लिए, है ना। तीन आपको पूछता है कि कितने वैरायटी ऑफ मीका है, डू यू नो में अगर हो सकता है पूछ सकता है ना, ओके। मॉस्कोवाइट मीका को हम लोग बंगाल रूबी के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ठीक है, ओके, चलिए। देन कंजर्वेशन एनर्जी, या कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। कुछ थर्मल पावर स्टेशन, जैसे हम लोग अभी बरौनी के बारे में पढ़े, अभी हम लोग बिहार वाले, सॉरी, इंडिया वाले पढ़े, तुंगभद्रा, कायगा, बहुत सारे पढ़े थे पावर प्लांट के बारे में, ठीक है, तारापुर पढ़े थे ना। अब सिर्फ बिहार वाला पढ़ना है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर, बहुत बार रिपीटेड है, VVI, कहाँ है ये, लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन बिहार। एशिया का पूछना है तारापुर, लेकिन बिहार का क्या हो जाएगा, कहलगांव। कब स्टेबलाइज किया गया, 1979। कांति बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मुजफ्फरपुर में। बरौनी कहाँ पे है, ये बरौनी में है, ठीक है, और किसके कोलैबोरेशन के साथ, रशियन कोलैबोरेशन के साथ, ठीक है, ओके। हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, ओके, कब स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा स्टेबलाइज किया गया, 1982 में बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन स्टेबलाइज किया, जिसको हम लोग शॉर्ट में BHPC बोलते हैं, ठीक है। पूछता है कि बिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कब डेवलप हुआ, 1982, ये PYQ में आ चुका है। एक वो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पूछता है जो 1910 में बना था, वो याद रख लेना, है ना, ओके। अब आते हैं कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, कन्वेंशनल पढ़ा, नॉन कन्वेंशनल। तो देखो बिहार के पास ह्यूज पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी का, जैसे बायोगैस हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सब
बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एनर्जी की पहुँचाने के लिए, किस कौन एरिया में, रूरल एरिया में, है ना। ओके, जैसे कुछ मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, 92 पोटेंशियल साइट्स आइडेंटिफाइड है बिहार में, है ना। बायोगैस प्लांट की बात करें, कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रूरल एरिया में, किसके लिए, घर में खाना बनाने के लिए, है ना। ओके, और बहुत जगह 1.25 लाख बायोगैस प्लांट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, कहाँ पे, आपके बिहार में। तो ये बेसिकली आपके ये टॉपिक थे जो आपको याद रखना है। छोटे छोटे पॉइंट्स ही है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको। मतलब हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, फॉरेस्ट पढ़ा, मिनरल पढ़ा, एनर्जी पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट और पॉपुलेशन बहुत छोटा सा एक पेज का है, वो भी कवर हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो ये नोट्स इनफ रहेगा इस चैप्टर के लिए, इस बात को आप याद रख लीजिए। बस जो चीज़ें हैं, क्या बना, कैसे बना, काफ़ी है, ठीक है। ये पेज थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, है ना, क्योंकि इसमें से बस कहाँ क्या मिल रहा है उतना ही आपको दिमाग में रखना है, बाकी भूल जाना है। कितना चीज़ याद रखोगे, जिनको नोट्स चाहिए, सभी चीज़ें बैठे बैठे चाहिए, नाश्ता लगा हुआ चाहिए, आप इस मैसेज कीजिए, बैच परचेज कर लीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नेक्स्ट सिलेबस के साथ, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका शेड्यूल, देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।